हेलो दोस्तों, मैं रेणु सैनी आपके अपने यूट्यूब चैनल साइंस फिनिशर में आपका हार्दिक स्वागत करती हूँ। और हमारा टॉपिक चल रहा था तंत्रिका तंत्र, उसी के अपन लास्ट क्लास आज लेंगे और उस क्लास में हम पढ़ेंगे कुछ अंतःस्रावी ग्रंथियाँ। जो भी ग्रंथि हैं, किस ग्रंथि से कौन सा रस है, जो भी हार्मोन्स है जिसका स्रावन होता है, और वो हार्मोन्स जो है वो किस कार्य के लिए ज़रूरी होता है शरीर में। तो आज हम कुछ अंतःस्रावी ग्रंथियाँ पढ़ेंगे। तो अपना जो टॉपिक है वो है अंतःस्रावी ग्रंथियाँ। अंतःस्रावी ग्रंथियाँ, ठीक है। टॉपिक है अपना अंतःस्रावी ग्रंथियाँ। तो देखिए, अंतःस्रावी ग्रंथियाँ जो होती हैं वो मेनली बहुत प्रकार की होती हैं। तो सबसे पहले अंतःस्रावी जो अपनी ग्रंथि होती है वो होती है, देखिए, अग्नाशय ग्रंथि। मैं यहाँ पे इनके टाइप्स लिख रही हूँ। फर्स्ट होती है अग्नाशय ग्रंथि। अग्नाशय ग्रंथि अंतःस्रावी ग्रंथि होती है। और जो नहीं पढ़ रहे हैं वो भी पढ़ लीजिएगा। एग्जाम सभी के सर पे है, पढ़ोगे तो अच्छा भला हो जाएगा, नहीं पढ़ोगे तो घूमते रहोगे ऐसे। सेकंड होती है थायराइड ग्रंथि। थायराइड ग्रंथि। थर्ड होती है इसमें पैराथायराइड ग्रंथि। फोर्थ होती है अधिवक्र ग्रंथि। फिफ्थ होती है इसमें जनन ग्रंथि। ये सभी ग्रंथियां वो ग्रंथियां हैं जिनसे कोई ना कोई हार्मोन जो है उसका स्रावन होता है। पीयूष ग्रंथि। सेवन, ये होता है पीनियल बॉडी, ठीक है, पीनियल। और 8 नंबर पे होता है इसमें आहार नली की श्लेष्मिक कला। आहार नली की श्लेष्मिक कला पूछने लायक क्वेश्चन है। आहार नली की श्लेष्मिक कला। तो देखिए, ये 8 इसके टाइप हैं, जो भी अंतःस्रावी जो ग्रंथियां होती हैं उनके टाइप्स हैं। तो अब हम इन 8 टाइप्स के बारे में पढ़ेंगे। कौन सी ग्रंथि में कौन सा रस जो है पाचन रस होता है, कौन सा रस होता है। तो देखिए, सबसे पहले अग्नाशय ग्रंथि के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। अग्नाशय ग्रंथि में कौन सा रस होता है, उसका पाचन किसके लिए होता है, और किसकी कमी से कौन सा रोग होता है, वो भी सब इसमें पढ़ेंगे। तो देखिए, मैं इतना डीप तो नहीं बताऊंगी, इसीलिए मैं सबके बारे में थोड़ा थोड़ा शॉर्ट आपको पढ़ के बता दूंगी। बाकी मैं जो लिखने लायक है वो मैं लिखूंगी। तो देखिए, अग्नाशय ग्रंथि जो होती है इसमें अग्नाशय रस बनता है। यहाँ पे मैं लिख रही हूँ, यहाँ पे अग्नाशय रस। अग्नाशय ग्रंथि में अग्नाशय रस बनता है। अग्नाशय रस पाचन में सहायक होता है। तो आपको ध्यान रखना है कि अग्नाशय रस जो होता है वो पाचन में सहायक होता है। इसके अतिरिक्त इस ग्रंथि में आइलेट्स ऑफ लैंगरहैंस भी होता है। तो देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर पूछ ले कि आइलेट्स ऑफ लैंगरहैंस जो है वो कौन सी ग्रंथि में पाया जाता है, तो वो पता होना चाहिए कि वो अग्नाशय ग्रंथि में पाया जाता है। ये मैं नोट कर देती हूँ। जिनकी बीटा कोशिकाएं इंसुलिन हार्मोन का स्रावन करती हैं। तो इसकी जो बीटा कोशिकाएं होती हैं वो इंसुलिन हार्मोन का स्रावन करती है। तो हम टॉपिक बाय टॉपिक लेके चलते हैं, थोड़ी डिटेल तो लिखनी पड़ेगी। तो देखिए, इसके बारे में सबसे पहला पॉइंट ये था कि अग्नाशय रस बनता है जो पाचन में सहायक होता है। जो पाचन में सहायक होता है। इसके अलावा इसमें आइलेट्स
ऑफ Langerhans आइलेट्स ऑफ Langerhans होते हैं और इनका जो मुख्य कार्य होता है वो क्या होता है, जिनकी बीटा कोशिकाओं से इंसुलिन हार्मोन जो होता है वो बनता है। तो इनकी, तो मैं यहाँ पे ले रही हूँ, इनकी बीटा कोशिकाओं से बीटा सेल से इंसुलिन हार्मोन का निर्माण होता है। इंसुलिन हार्मोन का निर्माण होता है। और इंसुलिन की कमी से कौन सा रोग होता है, तो वो होता है मधुमेह रोग। तो आपको ध्यान रखना है कि जो इंसुलिन की कमी से रोग होता है वो है मधुमेह रोग होता है। यहाँ पे मैं लिख रही हूँ, ये भी जिनके शरीर में इंसुलिन नहीं बनता है उनको मधुमेह रोग होता है, और मधुमेह रोग के लिए उनको बाहर से इंसुलिन दिया जाता है। इंसुलिन की कमी से मधुमेह रोग होता है, मधुमेह रोग होता है। ठीक है, सेकंड आता है अपना इसमें थायराइड ग्रंथि। देखिए थायराइड ग्रंथि क्या होती है। यह ग्रंथि थायरोक्सिन हार्मोन स्रावित करती है। तो सबसे पहले हमें हार्मोन से ध्यान में रखना है, कौन सा हार्मोन, थायरोक्सिन हार्मोन का स्रावन करती है। ठीक है, इसके अलावा इस हार्मोन की कमी से हृदय की गति धीमी, शरीर सुस्त, मस्तिष्क दुर्बल हो जाता है। इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। कभी कभी यह ग्रंथि गर्दन पर घोंघा का रूप धारण कर लेती है। मतलब जिसको हम थायराइड रोग बोलते हैं या घेंगा रोग बोलते हैं, गलगंड रोग बोलते हैं, तो वो ही होता है कि थायराइड की ग्रंथि जो है अगर वो फूल जाती है तो उसी को हम घोंघा, गलगंड या रोग कहते हैं। ठीक है, इस हार्मोन की अधिक मात्रा होने पर स्वभाव में चिड़चिड़ापन, घबराहट तथा आंखें बड़ी होकर बाहर निकली सी प्रतीत होती है। ठीक है, इसमें कुछ खास नहीं है। फिर आता है अपना थर्ड पार्ट है इसमें, पैराथायराइड ग्रंथि। तो इसमें आपको ध्यान रखना है कि थायराइड ग्रंथि से जो हार्मोन का स्रावन होता है वो होता है थायरोक्सिन हार्मोन। इसके अलावा पैराथायराइड ग्रंथि, देखिए इसमें क्या होता है, पैराथायराइड ग्रंथि, इस ग्रंथि से पैराथार्मोन हार्मोन्स की उत्पत्ति होती है। तो मेन इसमें वो ये कि हार्मोन्स जो है उसका क्या नाम है, तो हार्मोन्स का नाम इसमें पैराथार्मोन। इस ग्रंथि में इसमें थार्मोन, पैराथार्मोन या थार्मोन, पैराथार्मोन, पैराथार्मोन हार्मोन्स बनते हैं। क्वेश्चन ये भी पूछ सकता है कि पैराथार्मोन हार्मोन्स कौन सी ग्रंथि में बनते हैं। ठीक है, इस हार्मोन्स की कमी के फलस्वरूप दांतों का निर्छा के लिए कैल्शियम तथा फास्फोरस का अभाव हो जाता है। मतलब जो दांत हैं उनके लिए कैल्शियम और फास्फोरस का अभाव हो जाता है, गिरने लग जाते हैं, झड़ने लग जाते हैं। ठीक है, तथा अधिकता होने पर अस्थियां कोमल तथा टेढ़ी हो जाती हैं। तो कौन से हार्मोन्स की वजह से जो अस्थियों पे इफेक्ट पड़ता है वो पड़ता है पैराथार्मोन हार्मोन्स की वजह से। ठीक है, फिर नेक्स्ट आता है अपना अधिवक्र ग्रंथि। फोर्थ नंबर है अपना, ये थर्ड था, ये फोर्थ है, अधिवक्र। अधिवक्र जो ग्रंथि है इसमें क्या होते हैं,
इस ग्रंथि का बाहरी भाग कोर्टेक्स तथा भीतरी भाग मेडुला कहलाता है। तो बहुत अच्छे पूछा जाता है इसके अंदर, इसीलिए कि अधिवक्र जो ग्रंथि है इसका बाहरी भाग कोर्टेक्स तथा भीतरी भाग जो होता है वो इसका मेडुला कहलाता है, मेडुला कहलाता है। ठीक है। इसके अलावा कॉर्टेक्स भाग में निर्मित कोर्टिन हार्मोन्स की कमी के कारण भूख कम हो जाती है, गठिया रोग हो जाता है। तो गठिया रोग का जो मेन कारण होता है वो क्या होता है? अधिवक्र ग्रंथि के अंदर हार्मोन्स की कमी। इसके साथ ही मेडुला भाग में निर्मित एड्रेनलिन हार्मोन्स हृदय तथा रुधिर वाहिनियों में रुधिर दाब का नियंत्रण करता है। तो इसमें कौन सा जो हार्मोन्स होता है वो निर्मित होता है? तो वो होता है एड्रेनलिन हार्मोन्स। इसमें एड्रेनलिन हार्मोन रक्तदाब को नियंत्रण करता है, रक्तदाब का नियंत्रण करता है। ठीक है। नेक्स्ट आता है अपना इसी में जनन ग्रंथि। 5 नंबर अपना जनन ग्रंथि। तो देखिए जनन ग्रंथि में क्या होते हैं? तो देखिए जनन ग्रंथि जो है इसमें अलग अलग हार्मोन्स की उत्पत्ति होती है, नर में अलग और मादा में अलग। ठीक है। तो देखिए नर में जो हम पढ़ रहे हैं, सबसे पहले इसमें नर में पढ़ेंगे कि नर में जो हार्मोन्स होता है वो टेस्टोस्टेरोन तथा एंड्रोसेस्टेरोन, भाई नाम पढ़ लेना अच्छे से, एंड्रोसेस्टेरोन। ठीक है। ये दो हार्मोन्स हैं, इनकी वजह से मनुष्य में दाढ़ी मूंछ का आना होता है, दाढ़ी मूंछ का आना। तो एग्जाम में क्वेश्चन जो पूछता है वो यहाँ से ये पूछता है कि मनुष्य में कौन से हार्मोन्स के कारण दाढ़ी मूंछ का आना होता है? तो वो टेस्टोस्टेरोन और एंड्रोसेस्टेरोन हार्मोन्स जो होता है उसके कारण होता है। या फिर ये पूछ लेगा कि टेस्टोस्टेरोन हार्मोन जो है वो किस लिए आवश्यक होता है और किस में होता है, नर या मादा में। ठीक है। इसके अलावा जो मतलब मादा है उसमें कौन सा हार्मोन्स पाए जाते हैं, जनन हार्मोन्स? तो वो होते हैं एस्ट्रोजन हार्मोन्स इसमें होता है, एस्ट्रोजन हार्मोन्स। ठीक है। थोड़ा अच्छे से देख लीजिएगा इनको, क्वेश्चन यहाँ से बनते हैं, बहुत अच्छे बनते हैं। और जिन्होंने नहीं पढ़ा होता उनको ये भी नहीं पता होता कि क्वेश्चन कहाँ से बन रहे हैं। तो आप लोग इसको पढ़ के जाइएगा। 6 आता है अपना पीयूष ग्रंथि। पीयूष ग्रंथि। तो देखिए पीयूष ग्रंथि के अंदर लगभग 13 हार्मोन्स की उत्पत्ति होती है, लगभग 13 हार्मोन्स। तो यहाँ पे लिख देती हूँ, लगभग 13 हार्मोन्स की उत्पत्ति होती है। सारे लेके बैठी है मैडम पीयूष ग्रंथि, हार्मोन्स की उत्पत्ति होती है। इसके अलावा इसमें कौन कौन से हार्मोन्स होते हैं देख लीजिएगा, जो मैं राइट डाउन नहीं कर रही हूँ।
वृद्धि हार्मोन यह ऊतकों तथा हड्डी की वृद्धि को नियंत्रण करता है। तो वृद्धि हार्मोन्स का कार्य होता है ऊतकों और हड्डियों की वृद्धि करना। फिर होता है इसमें एड्रीनोकार्टिकोट्रोफिक हार्मोन्स जो होते हैं, ये कार्टिसोन हार्मोन स्रावित करने के लिए अधिवक्र को उत्तेजित करता है। ठीक है। इसके अलावा इसमें एस्ट्रोजन फोलिलिक उत्तेजक हार्मोन्स जो होता है, यह एस्ट्रोजन स्रावित करने के लिए अंडाशय को उत्तेजित करता है। थायराइड उत्तेजक हार्मोन्स जो होता है, यह थायरोक्सिन बनाने के लिए थायराइड को उत्तेजित करता है। आहार नली की श्लेष्मिक कला, ठीक है, इसमें आमाशय में गैस्ट्रिन हार्मोन्स की उत्पत्ति होती है। किसकी? गैस्ट्रिन हार्मोन्स की उत्पत्ति होती है। इसके अलावा ड्यूनियम से निर्मित सिक्रेटिन तथा कोलेस्ट्रोकाइनिन हार्मोन्स जो है वो अग्नाशय और पित्ताशय को सक्रिय करता है। तो इसमें जो हार्मोन्स के नाम दिए हुए हैं, इन हार्मोन्स के मैं एक बार जो नाम है वो यहाँ पे लिख देती हूँ, कौन सा हार्मोन किसको उत्तेजित करता है। तो देखिए, सबसे पहला है हार्मोन्स इसमें वृद्धि हार्मोन। वृद्धि हार्मोन इसका कार्य होता है ऊतकों तथा हड्डियों, ऊतकों तथा हड्डी की वृद्धि को नियंत्रण करना, हड्डियों की वृद्धि को नियंत्रण करना। ये वृद्धि हार्मोन्स का कार्य होता है। दूसरा होता है इसमें एंटीड्यूटिक हार्मोन्स। एंटीड्यूटिक हार्मोन्स, एंटीड्यूटिक, भाई नाम थोड़े अजीबोगरीब है, पढ़ने में थोड़ी दिक्कत होती है। एंटीड्यूटिक हार्मोन्स होते हैं, इसका कार्य क्या होता है देखिए, यह वक्र द्वारा पुनः अवशोषित पानी की मात्रा को नियंत्रित करता है। पानी की मात्रा को नियंत्रित करता है भाई, पानी की मात्रा को नियंत्रित करता है। इनका काम है पानी की मात्रा को नियंत्रित करना। थर्ड हार्मोन्स होता है इसमें थायराइड उत्तेजक हार्मोन्स। थायराइड उत्तेजक हार्मोन्स, तो इनका क्या कार्य होता है? इनका कार्य होता है थायरोक्सिन बनाने के लिए थायराइड को उत्तेजित करना। थायराइड में कौन सा हार्मोन्स बनता है? थायरोक्सिन हार्मोन्स बनता है। तो ये थायरोक्सिन बनाने के लिए थायराइड को उत्तेजित करना। थायराइड को उत्तेजित करना। ठीक है। एक लास्ट और देख लेते हैं इसमें। एक लास्ट और इसमें होता है एड्रीनोकार्टिक कार्टिकोट्रोफिक, नाम थोड़ा नहीं थोड़ा ज़्यादा ही बड़ा है। एड्रीनोकार्टिकोट्रोफिक हार्मोन्स, इतने बड़े बड़े भी कोई नाम होते हैं हार्मोन्स के। देखिए, इसका जो कार्य होता है वो होते हैं कार्टिसोन हार्मोन स्रावित करने के लिए अधिवक्र को उत्तेजित करना। कौन सा हार्मोन्स होता है इसमें? कार्टिसोन हार्मोन्स को स्रावित करने के लिए अधिवक्र को उत्तेजित करना। तो ये हार्मोन्स कहाँ बनता है? अधिवक्र में बनता है, उत्तेजित करना। तो देखिए, ये अपनी क्लास कंप्लीट हो गई।
क्लास थोड़ी लेंथी हो गई, लेकिन जो भी अंतःस्रावी ग्रंथियाँ थी और किस में कौन सा हार्मोन्स बनता है और किस लिए ज़रूरी होता है वो कंप्लीट हो गया अपना। नेक्स्ट क्लास में नया टॉपिक पढ़ेंगे। तो आई होप कि जो मैंने पढ़ाया है वो आपको समझ में आया हो, और कमेंट में ज़रूर बताएं समझ में आया हो ना आया हो, कुछ भी प्रॉब्लम हो वीडियो में। तो आज की क्लास में इतना ही, कल फिर मिलते हैं अपनी नई क्लास में।